हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। आज पहला क्लास है और पहला क्लास में हम लोग साइंस का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ बातों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और कुछ विषय पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद से हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है ये कि ये चैप्टर तो हम लोग पढ़ेंगे, इसके साथ साथ जो हमने नोट्स देने की जो बात कही थी वो नोट्स आपको कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि नोट्स आपको बाबू मेरे कहाँ मिलेगा, हम इसके विषय में सबसे पहले चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही तो सारी सुविधाएं हमको देनी है, तो वो सुविधाएं आखिर आपको कहाँ मिलेगी इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, और फिर उसके बाद से हम लोग अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको बाबू मेरे सबसे पहले ये देखना है कि आपको दृश्यान, है ना, आपको क्या सर्च करना है? टेलीग्राम पे बाबू मेरे दृश्यान सर्च करना है। ये दृश्यान बाबू मेरे जैसे सर्च करोगे तो आपको चैनल दिख जाएगा। उस चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब कर लेना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टेलीग्राम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबू? हम लोग टेलीग्राम की बात कर रहे हैं। यानी ये जो है ना हम लोग कहां देखेंगे? हम लोग टेलीग्राम पे। यानी जितनी भी नोट्स आपके हैं बाबू मेरे वो कहां मिलेंगे? आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लेने हैं। जो कुछ भी मिलेगा टेलीग्राम पे मिलेगा। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम के साथ साथ आपको व्हाट्सएप का जो चैनल आता है, व्हाट्सएप चैनल, वहां पर भी आप बाबू मेरे क्या सर्च करोगे? दृश्यान सर्च करोगे। दृश्यान जैसे ही सर्च करोगे तो यहां पर भी आपको व्हाट्सएप का चैनल बाबू मिल जाएगा। यहां पर जो है ना आपको यहां पर भी वो सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगी। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वो आपका व्हाट्सएप भी यहां पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब करके और वहां से आपको जो है ना सुविधाएं मिल जाएंगी। क्योंकि काफी सारे बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, काफी सारे बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं, और जो चलाते हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे टेलीग्राम, और जो व्हाट्सएप चलाते हैं व्हाट्सएप पे जाके सब्सक्राइब कर लेंगे। बात क्लियर? तो आपको यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा। तो दोनों चैनल को आपको क्या कर लेना है? सब्सक्राइब बाबू मेरे आपको कर लेना है, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। साथ ही साथ आपको अगर व्हाट्सएप पे अगर आपको नहीं मिलता है नोट्स, अगर आपको व्हाट्सएप पे नोट्स नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी बाबू मेरे आप कर सकते हो, तो आपको वहां से प्रोवाइड जो है ना वो हो जाएगा। बात क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये चैनल हमने शुरू किया है, आप सबको पता है ये नया चैनल है, बट हम नए नहीं है। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये चैनल नया है, हम नए नहीं है। इसीलिए आप लोग जरा ध्यान से और प्यार से पढ़िएगा। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार, और मैं जो है पिछले 10 सालों से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा को केवल पढ़ा रहा हूं, और मैं केवल मैट्रिक को ही पढ़ाया हूं आज तक, और मैट्रिक स्पेशलिस्ट हूं मैं, आप कह सकते हो। ठीक है ना, पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, और हम लोगों ने टॉपर भी दिया है, और काफी सारे टॉपर्स भी हम लोगों ने दिया है, और हजारों बच्चों को हमने यहाँ पर अच्छे रिजल्ट भी हमने दिलवाए हैं। तो इसीलिए आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आप देख रहे हो तो पूरा देखना, और लाइव आने की जहां तक बात है तो लाइव हम लोग आएंगे। और कब आएंगे बाबू मेरे? तो आप सबको पता है मेरे दोस्त, हम आएंगे लाइव। आपको जैसे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम लोग लाइव आ जाएंगे। उसके पहले हम लोग क्विजेस जो है ना हम लोग लाइव कर लेंगे, लाइव हम लोग क्विजेस कर लेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त ये जो है ना वीडियो ज्यादा से ज्यादा अगर आप शेयर करते हो तो जल्दी से जल्दी अपना 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, फिर हम लोग लाइव आना बाबू मेरे शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो आपसे एक ही आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे मेरे दोस्त कि आप चैनल को जहां से जहां हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर करना। चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे, जहां शेयर करना होगा आप एक बार जरूर शेयर करना। ठीक है ना, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके बाबू, तो चलिए अब लौट कर आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, और आज का टॉपिक क्या है बाबू मेरे? आज का टॉपिक जो है वो है अपना टॉपिक, किधर गया मेरे दोस्त? आ जाओ नीचे, नीचे आजा, नीचे आ। यस, आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी साइंस का पहला नंबर चैप्टर। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं साइंस के पहले नंबर चैप्टर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आखिर इसमें हम लोग को क्या क्या देखना है? सबसे पहले अपना टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक में बाबू मेरे अपने पास जो है ना रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हमको देखना है यहाँ पर। यानी रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। देन हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
उसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे, उपचयन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, हम लोग ये देखेंगे, चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। कुल मिला के 4 भाग में हम लोगों ने चैप्टर को बांट दिया है, 4 भाग हम लोग पढ़ लेंगे, चैप्टर अपना क्लियर हो जाएगा और बस आपका जय जय हो जाएगा। ओके ना, तो आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो भाई उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सीधी सी बात है गुरुजी, सीधी सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान जो है ना हम लोग 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो मेरे दोस्त हम लोग दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखेंगे और उसके दौरान जो ना होने वाले परिवर्तन देखेंगे, तो हम समझ लेंगे मेरे दोस्त कि क्या यहाँ पर आपका जो है ना रासायनिक अभिक्रिया घटित हुई है। पहले अगर मान लो कि दैनिक जीवन की अगर हम लोग बात करें तो आमतौर पर हम सबने देखा होगा, नया लोहा लाकर हम लोग रखते हैं और उस लोहे में कुछ देर के बाद जंग लग जाता है, कुछ समय के बाद क्या होता है उसमें जंग लग जाता है। हमने देखा है, बिल्कुल देखा है गुरुजी। अब हमने देखा भाई दूध हमने रखा, दूध का दही हो गया, हाँ दिमाग का दही नहीं, दूध का दही हो गया, ठीक है ना। तो वो भी क्या हो गया, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही हो जाता है। जंग लगना भी क्या हो गया, एक प्रकार रासायनिक अभिक्रिया बाबू मेरे हो जाता है। जैसे मान लो कि हम लोग मैग्नीशियम, अगर आप लोग मैग्नीशियम देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे, ठीक है ना। तो आपने अगर मैग्नीशियम देखा होगा तो मैग्नीशियम को जलाने पर क्या होता है, अपने को सफेद सफेद सा पाउडर प्राप्त होता है। तो वहां पर भी क्या होता है, अपना रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। क्या होता है बाबू मेरे, रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। इन सब बातों को छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जो हम खाना खाते हैं ना, वो जो पचता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू ही पचता है, उसके द्वारा ही पचता है हमारे शरीर के अंदर। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग अपने खुली आंखों से देख सकते हैं, इर्द गिर्द देख सकते हैं, हर तरफ जो है रासायनिक अभिक्रिया आपको घटित होती हुई दिख जाएगी कहीं ना कहीं, ये दैनिक जीवन में। अब इसके दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बिना परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया होगा ही नहीं, परिवर्तन तो होना ही होना है। चाहे वो आपके अवस्था में परिवर्तन हो, चाहे वो आपके रंग में परिवर्तन हो, चाहे वो आपके क्या बोलते तापमान में परिवर्तन हो, चाहे वहां से गैस उत्सर्जित हो, ये कुछ जो है ना अवस्थाएं हैं जिसमें परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सीधी सी बात है। परिवर्तन तो होना है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि सीधी सी बात है रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि 2 या 2 से अधिक उत्पादों के मिलने से नए उत्पाद का बनना। तो जब नया उत्पाद बनेगा, जब नया हमने कहीं दिया है, मतलब सीधी सी बात है कि वहां पर क्या होगा बाबू मेरे, नए उत्पाद बने, मतलब नया चीज बन गया अपने पास, वहां पर नई जो है ना अवस्थाएं अपने को मिल गई। चाहे उसमें रंग में परिवर्तन हुआ हो, उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ हो, तापमान में परिवर्तन हुआ हो, वहां से गैस निकला हुआ हो, ये सारी चीजें जब निकल गई तो समझ लो मेरे दोस्त क्या है, अपना रासायनिक अभिक्रिया जो ना वो हो गया। तो दैनिक जीवन में हमने उदाहरण क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा लोहे पर जंग लगना। क्या देखा मेरे दोस्त, लोहे पर जंग लगना, याद रखना, लोहे पर क्या करना मेरे दोस्त, लोहे पर जंग लगना। दूसरा मेरे दोस्त, दूध से क्या हुआ, दूध से दही का जमना, दूध से क्या हुआ मेरे दोस्त, दही का जमना। तीसरा मेरे दोस्त क्या हुआ, दूध से दही हो गया। तीसरा क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन का जलना, है ना, मैग्नीशियम रिबन का क्या हो गया मेरे दोस्त, रिबन का जलना। ये भी क्या हो गया, अपना रासायनिक अभिक्रिया ही हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि भोजन का पचना। क्या हो गया यहाँ पर, भोजन का क्या हो गया, पचना। भोजन का क्या हो गया बाबू मेरे, पचना हो गया। ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी सी बातें समझ में आ गई, समझ में आ गई तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना, वीडियो लास्ट तक देखना ही देखना है, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी अवस्थाएं बदलेंगी मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आप देखो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन होगा। अब ये क्या है बाबू मेरे, तो अवस्था परिवर्तन कहने का मतलब ठोस, गैस और क्या मेरे दोस्त बताओ जल्दी से, तरल, द्रव, ठीक है ना, क्या कह सकते हो, ठोस, गैस और द्रव, यानी इसमें बाबू मेरे परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर, इतनी सी बातें क्लियर ना। दूसरा इसमें क्या होगा कि मेरे दोस्त इसमें अवस्था में परिवर्तन तो हुआ, साथ में रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। सभी अभिक्रियाओं में रंग में परिवर्तन नहीं होता है, कुछ कुछ में रंग में परिवर्तन होगा, कुछ में गैस का उत्सर्जन होगा, हाँ कुछ में अवस्था में परिवर्तन होगा। तो ये अलग अलग जो है ना चीजें अलग अलग अभिक्रियाओं के साथ होगा।
किसी किसी में बाबू मेरे दोनों हो सकता है, किसी किसी में सभी हो सकता है कि नहीं। तो अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग हो सकता है, या फिर सभी एक ही अभिक्रिया में हो सकता है, लेकिन इनमें से होगा कुछ ना कुछ जरूर, ठीक ना, होगा कुछ ना कुछ जरूर। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कह दिया रंग में परिवर्तन, क्या हो गया वो मेरे यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो गया, बोलो हो गया ना। तीसरा नंबर हमने क्या कहा था, गैस का उत्सर्जन, क्या हो गया, गैस उत्सर्जन होगा, ठीक ना। और उसके साथ ही साथ क्या हो गया, चौथा नंबर जो हमने बताया था तापमान में परिवर्तन, ओके बाबू, तापमान में परिवर्तन, बोलो क्लियर, क्या हो गया बाबू मेरे, तापमान में परिवर्तन। इतनी सी बातें समझ में आ गई ना आपको। हमने क्या कहा, अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, गैस का उत्सर्जन हुआ, हम तापमान में परिवर्तन हुआ, तो समझ लो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया घटित हुआ। इतनी सी बात है, बस बातें क्लियर ना मेरे भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की, हमने रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की, बोलो हाँ, बोलो हाँ, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हमने कर ली बच्चे। हमने क्या देखा, अपने दैनिक जीवन में उदाहरण देखा कुछ रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे हमने देख लिया जंग लगना देख लिया, दूध से दही बनना देख लिया, मैग्नीशियम रिबन का जनना देख लिया, यानी कुल मिला के अवस्था में परिवर्तन हमने यहां पर देखा। बात क्लियर ना, बात क्लियर ना। चलो एक चीज हम आपको बताएं, एक चीज अगर हम यहां से आपसे प्रश्न करें, प्रश्न का उत्तर आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर देना, प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बाबू मेरे जरूर देना। मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप यहां तक देख लिए हो कमेंट बॉक्स में बाबू जरूर देना कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, बताना जरा ध्यान से, मोमबत्ती का जलना, ठीक है ना, ये कौन सी प्रक्रिया है, बताना जरा ध्यान से, मोमबत्ती का जलना, ठीक है ना, मोमबत्ती का जलना ये कौन सी प्रक्रिया है। दो प्रकार की बाबू मेरे यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर दो प्रकार की चीजें होती हैं, है ना, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना, रासायनिक परिवर्तन, और एक होता है क्या होता है बाबू मेरे, भौतिक परिवर्तन। इसको भी देख लो जरा ध्यान से, परिवर्तन ही तो देखना है अपने को। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो अब मोमबत्ती का जलना, इसमें से कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बन जाते हैं, जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसमें बाबू मेरे किसी प्रकार का कोई नए गुण वाले पदार्थ नहीं बनते उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, यानी केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे मान लो बर्फ है, यानी पानी से बर्फ बन गया, तो पानी और बर्फ दोनों का गुण तो एक ही है ना, दोनों का गुण एक ही है, बस केवल अवस्था में परिवर्तन हो गया है, यानी द्रव से वो ठोस बन गया है, तो क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, उसमें नए गुण वाले पदार्थ नहीं बने हैं। अब बर्फ पिघलेगा तो फिर पानी ही मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो क्या हो गया, वो नए गुण वाले पदार्थ यहाँ पर नहीं बने, तो वो क्या हो गया, वो उसको हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन हम लोग किसे कहेंगे, जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे बाबू मेरे हमने यहां पर यह कहा कि दूध से दही का जमना, हमने यहां पर क्या कहा कि दूध से क्या हुआ है, दूध से दही जमा है, दूध से दही जमा है, ये कैसा परिवर्तन है बाबू बताओ। अब दूध से दही यानी दूध का अपना गुण है, दही का अपना गुण है, दोनों का गुण अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, तो ये हुआ बाबू मेरे रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हाँ गुरुजी हुआ तो सही, तो इसको हम लोग कह दिए ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब इसी प्रकार से आपको ये बताना है कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, कमेंट बॉक्स में बाबू मेरे आप जरूर बताओगे, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त कि अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक, तो उसको आप लोग दर्शाते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो मेरे दोस्त उसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे, उसको दिखाएंगे कैसे हम लोग, वो दिखेगा कैसे, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जिस समीकरण का इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो अपना कहलाएगा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, बोलो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। हाँ, अब रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है, सबसे बड़ी बात है
आखिर रासायनिक समीकरण में होता क्या क्या है। तो उसमें बाबू मेरे होता है सबसे पहले आपका घटक में कौन कौन से घटक हो जाएंगे, तो उसमें हो जाएगा अभिकारक, क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा और एक तीर हो जाएगा। ये इसके घटक हो गए, क्या हो गए, इसके घटक हो गए। अब जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरे दोस्त कि अपने पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया, जलाया, तो अपने को क्या मिला, MgO मिला, ठीक है ना। जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये क्या है, तो ये है बाबू मेरे अपना रासायनिक समीकरण। ये क्या है बाबू मेरे, ये है अपना रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ रही है, ये अपना रासायनिक समीकरण है, ठीक है ना। अब इसमें इधर जो है, इधर वाले बाबू साहब, ठीक ना, इधर वाले जो बाबू साहब है, इनको हम लोग कहेंगे क्या, इनको कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे बाबू मेरे हम लोग इसको अभिकारक कहेंगे। इधर वाले बाबू साहब को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। अब इधर वाले कहने का मतलब क्या, तीर के इधर वाले, तीर के बाएं साइड, तीर के जो LHS में है वो क्या है मेरे दोस्त, आपका अभिकारक। और तीर के जो RHS में होगा, ये क्या होगा, ये होगा अपना उत्पाद होगा। क्या होगा मेरे, ये होगा अपना उत्पाद। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि रासायनिक समीकरण के घटक कौन कौन से हैं, तो अपना अभिकारक है, उत्पाद है, और इसमें एक तीर मार दो, प्लस माइनस, ये सब क्या है, इसके घटक है, इसके कंपोनेंट है। हम इसी के द्वारा रासायनिक समीकरण को हम लोग लिख पाते हैं। तो इधर हम लोग क्या लिखे, अभिकारक। हमेशा इधर ही अभिकारक होगा, हमेशा इधर ही अभिकारक होगा, इधर ही उत्पाद होगा। तो इधर वाले अभिकारक हो गए, इधर वाले क्या हो गए, उत्पाद हो गए। बात क्लियर, इतनी सी बातें समझ में आ गई ना, इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है। अब सुनो जरा ध्यान से, हम लोग रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार से लिखते हैं। एक तो उसके प्रतीक चिन्हों द्वारा, यानी किसी भी तत्व के प्रतीक चिन्हों द्वारा हम लोग रासायनिक समीकरण को दर्शा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और एक होता है शब्द समीकरण द्वारा, ठीक है ना। तो दो प्रकार से हम लोग बाबू मेरे यहां पर लिखते हैं। कितने प्रकार से लिखते हैं, दो प्रकार से लिखते हैं। यानी कहने का मतलब एक होता है शब्द समीकरण, एक रासायनिक अभिक्रिया आप कह सकते हो। मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। यानी रासायनिक ये समीकरण को या फिर अभिक्रिया यहां पर लिख दो, यानी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएंगे हम लोग कितने प्रकार से, दो प्रकार से। कितने प्रकार से बाबू, दो प्रकार से दर्शाएंगे। जरा ध्यान से और गौर फरमाना। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दो प्रकार से दर्शाएंगे। एक होता है शब्द समीकरण, एक होता है शब्द समीकरण, और एक बाबू होता है ना कंकाली रासायनिक समीकरण आप कह सकते हो। क्या ना, कंकाली कह सकते हो। हालांकि कंकाली को हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे, सीधे रासायनिक समीकरण लिख दो, है ना। यहां पर लिख दो रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दो प्रकार से दर्शा दिए। एक हो गया शब्द समीकरण और एक हो गया रासायनिक समीकरण के द्वारा। अब शब्द समीकरण कहने का मतलब, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, क्या है बाबू यहाँ पर मान लो कि अपना मैग्नीशियम महोदय है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, शब्द में क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ओके ना बाबू। यहाँ पर मैग्नीशियम लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन लिख दिए। और बाबू यहां से तीर मारेंगे हम लोग, ठीक है ना। तीर यहां पर मारना था, हालांकि उधर भी हमको लिखना है, इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ओके बाबू। अब ये क्या हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये क्या हो गया, अब ये हो गया शब्द समीकरण। ये क्या हो गया, ये शब्द समीकरण। और रासायनिक समीकरण क्या हो गया, यानी तत्वों के प्रतीक चिन्ह के साथ हम उसको जब प्रदर्शित करते हैं तो अपना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात क्लियर ना। अब इसका प्रतीक, जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, Mg है। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या है बाबू, बताओ जल्दी से। तो मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह जो है बाबू मेरे क्या है, वो Mg, ठीक है ना। प्लस क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ये बन गया क्या, MgO। क्या हो गया, ये MgO। तो ये क्या हो गया, ये अपना रासायनिक समीकरण, यानी इसके प्रतीक चिन्ह द्वारा हमने इसको दर्शा दिया। तो रासायनिक ये अभिक्रिया को हम लोग कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, दो प्रकार से प्रदर्शित बाबू हम लोग यहां पर कर सकते हैं। एक अपना शब्द समीकरण है और एक अपना क्या है, रासायनिक समीकरण है। बात क्लियर। अब सुनना, अब
रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। रासायनिक समीकरण बाबू मेरे कितने होते हैं? अच्छा, इसको यहां पे दो प्रकार के होते हैं, यहां पर लिखना जरा ध्यान से गौर फरमाना कि रासायनिक समीकरण बाबू मेरे, रासायनिक समीकरण बाबू कितने कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंकाली और दूसरा क्या होता है? संतुलित। एक क्या होता है? कंकाली और एक क्या होता है? संतुलित। अब यहां पर हम कंकाली, इसको इसलिए हम यहां पर लिख रहे थे क्योंकि कंकाली का मतलब ही होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। केवल उसके प्रतीक चिन्हों द्वारा हम उसको दर्शा दिए, हो गया। बात क्लियर ना? तो अब हम यहां पर जो दर्शा रहे थे कि हमने कंकाली कहा, तो कंकाली कहने का मतलब क्या हो गया बाबू मेरे कि हमने सीधे बस प्रतीक चिन्ह लिख दिया और बस हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका कंकाली हो गया। क्या हो गया बाबू? ये आपका कंकाली रासायनिक समीकरण हो गया। यानी ये संतुलित नहीं है। यानी सीधे सीधे कंकाली अगर पूछेगा आपसे कोई तो क्या बताओगे? कह देना कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जो कंकाली रासायनिक समीकरण होता है वो क्या होता है? वो असंतुलित होता है। वो क्या होता है? वो असंतुलित होता है। तो सीधी सी बात है, ये असंतुलित है। अब संतुलित क्या होगा बाबू मेरे? तो जैसे हमने मान लो यहां पर लिखा बाबू Mg प्लस क्या लिखा? O2। अब यहां पर हमने 2MgO लिख देंगे, साथ में यहां पर 2 लगा देंगे। तो अब ये जो बना, ये जो हो गया, ये क्या हो गया? ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये हम आगे पढ़ेंगे संतुलित कैसे करते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो हमने क्या देखा? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, कंकाली और संतुलित। इधर हमने क्या देखा? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक हो गया शब्द समीकरण, एक हो गया रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण में हमने तत्वों को सीधे सीधे शब्दों में लिख देते हैं और समीकरण बना देते हैं, तो शब्द समीकरण हो गया। और रासायनिक समीकरण में क्या होता है? तत्वों के प्रतीक चिन्ह के साथ मेरे दोस्त हम लोग लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? रासायनिक समीकरण कह देते हैं। इतनी सी बात है, बोलो समझ में आ गई बात है? अब उसी तरह से हमने क्या कहा यहां पर? हमने कह दिया रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक कंकाली होता है, एक संतुलित होता है। बात क्लियर ना? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो, साथ ही साथ संतुलित हमने देख लिया, प्रदर्शन की विधि हमने देख लिया। प्रदर्शन की विधि ये है, दो प्रकार की है, शब्द समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, बस दो प्रकार की है। संतुलित मेरे दोस्त हमने आपको बता दिया। अब भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, ये सब हम लोग आगे देखेंगे संतुलन के बाद कि क्या क्या हम लोग रासायनिक समीकरण में हम लोग रखते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं बाबू कि आखिर हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है। आखिर हमें रासायनिक अभिक्रिया कह दो या फिर रासायनिक समीकरण कह दो, उसको हमें संतुलित क्यों करना होता? आखिर रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित क्यों करना है, यह समझने वाली बात है। अब इसको समझो जरा ध्यान से, प्यार से समझना कि आखिर हमें क्यों जरूरी है संतुलित करना। तो जरूरी बाबू इसलिए है क्योंकि मान लो कि हम आपको जितना वस्तु देंगे, जितना मटेरियल देंगे, आप उतना ही का ना बना पाओगे। जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा, जो भी प्रोडक्ट आपको अगर बनाना है तो आप क्या करोगे? हम जितना आपको मटेरियल देंगे आप उतना ही का प्रोडक्ट बना पाओगे। बोलो बना पाओगे ना? जैसे मान लो हम आपको 1 किलो चीनी दे दें, 1 किलो आटा दे दें, 1 लीटर पानी दे दें, 1 लीटर तेल दे दें, और आपको हम कह दें कि इसमें 10 किलो जो है ना आप क्या कर दो? ठेकुआ बना दो। छठ का समय, 10 किलो क्या कर दो? ठेकुआ बना दो। तो 10 किलो ठेकुआ बनेगा? नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा ना। क्योंकि भैया आपको 1 किलो चीनी दिया, 1 किलो आटा दिया, 1 किलो आपको क्या दिया? रिफाइन दे दिया, 1 लीटर पानी दे दिया, तो 4 लीटर आपको हमने क्या दिया? मटेरियल दिया है। 4 किलो मान लो मटेरियल आपको दिया, तो आपको 10 किलो प्रोडक्ट बनेगा? कभी नहीं बनेगा ना। कैसे बनेगा? तो अब यहां पर क्या करना है? दोनों तरफ जो है ना, अगर परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर होना चाहिए। ये क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि एक नियम होता है बाबू मेरे, एक नियम होता है, और उस नियम को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी दोनों तरफ जो है ना द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और ये द्रव्यमान बराबर कब होगा? जब रासायनिक समीकरण में मेरे दोस्त, मान लो कि हमने यहां पर वही समीकरण फिर वापस से लिख रहा हूं मैं, कि मान लो ये समीकरण है
और यहां पर बना मेरे दोस्त क्या, MgO बन गया। ठीक, अब आप देखोगे कि यहां पर जो तत्व है उसकी परमाणु की संख्या यहां पर कितना है, 1 है, तो इधर भी 1 है, बात सही है, चलो चलेगा। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो बताओ यहां पर 3 गो पदार्थ मिला है और यहां पर 2 ही पदार्थ बना, 2 का ही यहां पर जो है ना उत्पाद बना। तो क्या ये सही है, नहीं है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंकाल, यानी ये असंतुलित कहेंगे। संतुलित करना जरूरी है, क्यों भाई, क्योंकि दोनों तरफ तो अपना मास बराबर होना चाहिए ना, दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए ना। द्रव्यमान बराबर कब होगा, जब यहां पर परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो द्रव्यमान ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो अब करना क्या है, इसको संतुलित कर देते हैं। अब मान लो यहां पर हमने 2 डाल दिया, यहां पर भी हमने 2 डाल दिया, तो अब बताओ तो जरा कि इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी मेरे दोस्त 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो अब ये संतुलित हो गया ना। तो ये क्यों संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार मेरे दोस्त इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, जरूरी होता है, आवश्यक होता है। जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि अगर किसी रासायनिक समीकरण को ऐसा बनाना है कि अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। क्यों बनाना है भाई, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आपको संतुलित करना ही होगा, नहीं तो वही हो जाएगा। हम 4 किलो सामान देंगे और कहेंगे 10 किलो बनाओ ठेकुआ, 10 किलो ठेकुआ बनाना है आपको, कहां से बनाओगे, कम बना दोगे तो भी हम गुस्सा हो जाएंगे कि भाई हम 4 किलो दिए हैं, 3 किलो बनाया है, 2 किलो ठेकुआ बनाया है, बाकी सामान कहां गया, कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। तो आप क्या करोगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आपको करना बस वही है, क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। इतनी सी बात समझ में आ गई, क्यों करना है आपको पता चल गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे। तो अब ये चीजें क्लियर, अब संतुलित हम लोग ने कर लिया, लेकिन आखिर संतुलित हम लोग करते कैसे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो आइए पहले हम लोग संतुलित करके देखते हैं कि आखिर संतुलित होता कैसे है। तो बाबू मेरे अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या करना मेरे दोस्त, रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग संतुलित करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से। किस मेथड से बाबू मेरे, रासायनिक समीकरण को अब हम लोग संतुलित करेंगे किस मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से। हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे संतुलित होगा, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यहां पर लिखते हैं। चलो रासायनिक अभिक्रिया हमने बाबू मेरे लिख दिया, पहला काम हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हमने लिख दिया। अब इसे हम क्या करते हैं, अलग अलग तत्वों के जो है ना चारों तरफ क्या करना है, आपको घेरा लगा देना है। यानी अलग अलग सूत्र जो दिया है उसके चारों तरफ क्या करना है, घेरा लगा देना है। घेरा लगाने के पीछे भी कारण है, मैं आपको बताऊंगा। अब आप करोगे क्या कि इसके अगल बगल क्या करोगे बाबू मेरे, इस प्रकार से आप घेरा लगाओगे। क्या लगाओगे, घेरा लगाओगे। इस तरह से क्या करोगे बाबू मेरे, आप घेरा लगाओगे, लगा दो घेरा। घेरा लगाने के पीछे कारण है, घेरा लगाने के पीछे कारण है। कहोगे क्या कारण है, तो कारण बाबू मेरे ये है कि अब हमने बॉक्स लगा दिया तो इसके अंदर बाबू मेरे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब जो भी कुछ करना होगा हमको, गुना भागा जोड़ घटा जो कुछ भी करना है हमको इसके बाहर करना है। क्लियर ना। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हमको करना क्या है कि बाबू मेरे इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। हमने लक्ष्मण रेखा से इसको घेर दिया है, इसके अंदर नहीं घुसना है, इसके बाहर ही रहना है। बाहर रहोगे तो फायदा में रहोगे, हाँ ठीक है, तो बाहर ही रहो। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है बाबू मेरे, दूसरा स्टेप में अब इसमें परमाणुओं की संख्या आपको गिन लेनी है कि अभिकारक की तरफ कितने परमाणु किसके हैं, किस तत्व के कितने परमाणु हैं। प्रोडक्ट की तरफ बोले तो आपके उत्पाद की तरफ किस तत्व के कितने परमाणु हैं, पहले गिन लो। तो हमने इधर देखा कि लोहे का अभिकारक में 1 गो है, इधर मेरे दोस्त 3 गो है, और ये हाइड्रोजन का इधर 2 गो है, इधर 2 गो है, ऑक्सीजन का इधर 1 गो है, इधर 4 गो है। देखो तो असंतुलित है कि नहीं है, ना इंसाफी है कि नहीं है ना इंसाफी, कि इधर कुछ और है इधर कुछ और है, मामला सेट है।
तो अब करना क्या है कि अब देखना असंतुलित कौन है। अब मेरे असंतुलित कौन है उसको संतुलित हम लोग करेंगे। हालांकि जनरली सबसे पहले जिस तत्व में या जिस सूत्र में सबसे ज्यादा परमाणु है ना और वो असंतुलित है, सबसे पहले हम लोग उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। बाकी धीरे धीरे छोटा वाला तो सब हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमको करना है तो सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्वों को क्या करना है, अपने को संतुलित करना है। तो जैसे मान लो बाबू मेरे इसमें सबसे ज्यादा है ना, 4 3 7 गो परमाणु इसमें है। तो अब हमको करना क्या है कि पहले मैंने क्या किया था, इसको घेरा था। क्या किया था, इसको घेरा था। तो इसको घेर के रखना, इसको खुला मत छोड़ना और इसके अंदर छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब करना क्या है बाबू मेरे कि अब इसमें सबसे ज्यादा इसको देखना है। तो इधर देखो लोहा कितना है, इधर एगो है, इधर कितना है 3 गो है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इधर 3 डालो। क्या करोगे बाबू मेरे, इधर 3 डालो। इधर 3 डाल दिए तो देखो तो लोहा 3 गो है, इधर कितना है 3 गो है, ये बराबर हो गया, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है गुरु जी। अब इसी में देखो ऑक्सीजन इधर कितना है 4 गो है, इधर कितना है बाबू मेरे, इधर एगो है। तो इसको 4 गो करना है तो क्या करोगे, तो यहां पर अगर हम 4 डाल दे बाबू मेरे, यहां अगर हम 4 डाल दे तो मामला अपना सेट हो जाएगा, मामला अपना सेट हो जाएगा। देखो अब 4 गो यहां पर ऑक्सीजन हो गया तो ये वाला बराबर हो गया, इसका खेल खत्म। अब देखो लेकिन एक चीज असंतुलित हो गया, 4 दूना 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 8 गो हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 गो है, तो इसको भी तो करना पड़ेगा ना बाबू। तो इसको भी हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बोलो संतुलित हो गया। देखो इधर कितना है लोहा कितना 3 गो, इधर भी लोहा 3 गो, इधर हाइड्रोजन कितना 8 गो, तो यहाँ भी 4 दूना 8 गो हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है 4 गो, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4 गो हो गया, संतुलित हो गया। यही तो करना था, ये सारे चरण में हमने यही बताया है, इन सारे चरण में हमने यही बताया है कि अब लोहा और इसका परमाणु संतुलित नहीं, उसको संतुलित हम लोग कर देते हैं यहाँ पर, फिर खेल करते। तो यही वाला कार्यक्रम इन सारे स्टेप में आपको करना है। ठीक ना, समीकरण की अब जांच करना है बाबू। जांच कैसे करोगे, परमाणु संख्या गिन के। जैसे मान लो इधर 3Fe हो गया, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 4H2O हो गया, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर Fe3O4 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 4H2 हो गया। अब गिन लो, गिन के देख लो, इधर हो गया 3 गो, 4 दूना 8 गो, इधर 3 गो तो इधर 3 गो, 8 गो इधर तो 8 गो यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन 4 गो तो 4 गो, संतुलित हो गया, बात खत्म। अब इसके बाद बाबू मेरे अब भौतिक अवस्थाओं को क्या करना है, इसमें लिख देना है। इसके साथ बाबू मेरे क्या करना है, इसके भौतिक जो लोहा है वो क्या है, वो अपना सॉलिड है। जो लोहा है बाबू मेरे वो क्या है अपना, वो सॉलिड है, तो उसको सॉलिड लिख दो। हाँ, जो लिक्विड है उसको लिक्विड लिख दो, बात क्लियर ना। तो लिखो जो सॉलिड है सॉलिड को लिखना, यानी बोले तो ठोस को लिख देना। आप किससे, हमने पहले पॉइंट में यहाँ पर बताया था आपको, यहाँ पर देख लो, ठोस को आप S से प्रदर्शित करोगे, द्रव को L से, गैस को G से, जलीय विलयन को Q से यानी एक्वस से, बात क्लियर ना। तो इससे आप यहां पर कर सकते हो, कोई गल की बात यहां पर है नहीं। तो यहां पर देखो तो लोहा क्या है बाबू मेरे, तो इसको आप क्या लिखोगे बताओ, ये ठोस है ना तो इसको आप यहां पर S डाल दो। ये जल है ना मेरे दोस्त तो इसको L डाल दो। ये लिक्विड है ना तो इसको क्या करोगे आप L, नहीं एक मिनट, लोहा ठंडे पानी के साथ नहीं ना करता है यार, सॉरी, इसको आप गैस डालो, ठीक है ना, ठंडे पानी के साथ ये अभिक्रिया नहीं ना करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो गैस कर दो, बात क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। फिर ये क्या बनेगा बाबू मेरे बताओ, ये क्या बनेगा, ये आपका फिर से सॉलिड बन जाएगा, इसको S कर दो और ये आपका गैस तो है ही। ठीक है, तो आप यहां पर ये देख लिए, ये भौतिक अवस्थाएं हमने डाल दिया। तो ये होता है आपका क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है बाबू, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। बोलो बात क्लियर, अरे क्लियर की नहीं क्लियर, तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, एक बार देख लो आप। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स लगा देना है, फिर परमाणुओं की संख्या गिन लेना अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ। फिर आपको करना क्या है भाई, जो सबसे ज्यादा परमाणु वाला जो तत्व है उसको सबसे पहले संतुलित कर लो। तो देख लो सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसी को सबसे पहले हमने संतुलित कर लिया। जैसे हमने इसको संतुलित किया
ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, तो फिर हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया, जैसे हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो फिर हमने हाइड्रोजन को भी संतुलित कर लिया, खेल खत्म हो गया। ये हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू मेरे, अब जो मेन चीजें हैं यहां पर, अब यहां पर आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ओके ना, तो जरा ध्यान से और गौर फरमाते हुए देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत जरूरी है और यहां से प्रश्न बाबू मेरे आपसे पूछे जाते हैं। ओके ना बाबू, यहां से प्रश्न जो है ना आपके यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग प्रकार देखें तो 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, एक होता है वियोजन अभिक्रिया, एक होता है विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है द्विविस्थापन, एक होता है उपचयन अपचयन, जिसको अगर एक साथ दोनों हो गया तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसको हम लोग कह देते हैं रेडॉक्स। सबसे पहले संयोजन की बात करें बाबू मेरे, एक दृश्य पहले हम लोग रफली देख लेते हैं इसको। संयोजन की बात करें तो यानी संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। दो प्रेमी आहा, यानी दो प्रेमी आपस में मिल रहे हैं। जब दो प्रेमी आपस में मिलेंगे तो एक प्रोडक्ट निकलेगा। कौन सा प्रोडक्ट? ए बी। तो ये क्या हो गया बाबू? तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो क्या कहेंगे उसको? उसको हम लोग कह देंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे बाबू? संयोजन अभिक्रिया कह देंगे। जैसे मान लो यहां पर एग्जाम्पल के लिए बाबू, राजा मेरे, कलेजा मेरे, सोना मेरे, देखो यहां पर जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एकल उत्पाद बना ना जी? अरे बनल की ना बनल? बना ना जी। तो क्या हो गया? ये संयोजन अभिक्रिया। यानी दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर जब एकल उत्पाद बनाए तो हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? संयोजन अभिक्रिया। बात क्लियर ना? अब इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, साथ ही साथ ही चले तो अच्छा है। अब एक आता है ऊष्माक्षेपी। क्या आता है मेरे दोस्त? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब क्या? जहां से ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा बाबू मेरे क्या होता है? निकलता है। जैसे हम बात करें कि अपने पास कली चूना है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। जैसे हम लोग बात करें बाबू मेरे, अपने पास क्या है? अपने पास मान लो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बाबू मेरे अपने पास है। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा चूना कहते हैं। चूना लगाओ, चूना। अब बाबू मेरे इसको जल में जैसे हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना? बोलो क्या बनता है बाबू मेरे? अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बुझा चूना। बुझा हुआ चूना कह दो, है ना? बुझा हुआ चूना कह दो, या फिर दूधिया पानी भी इसको कहते हैं, लाइम वाटर। इसको हम लोग दूधिया पानी भी कहते हैं, लाइम चूने का पानी भी हम लोग कह देते हैं, या फिर बुझा हुआ चूना कह देते हैं, जो भी है कह देना, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि सॉरी बिन बुझा चूना है ना, ये हमने गलती लिख दिया ना, इसको हम लोग कहते हैं बिन बुझा चूना। क्या बाबू मेरे? बिन बुझा चूना। या फिर इसको कहते हैं कली चूना। कली चूना कह दो, बिन बुझा चूना कह दो, जो भी कहना है बस कह दो। तो ये क्या है बाबू मेरे? बुझा हुआ चूना। अब देखना जरा ध्यान से, जब चूने को यानी जो आप चूना लेकर आते हो बाजार से, उसको पानी में जैसे ही आप डालोगे देखना करने लगता है, और वहां से क्या निकलता है? गैस। क्या निकलता है? गैस। और विलियन जो है ना, जो चूने का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी वहां से गैस तो निकलता ही निकलता है बाहर, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है? वहां से उष्मा भी निकलता है। देखते हो ना, उष्मा निकलता है गरम गरम, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी है। लेकिन साथ ही साथ क्या है? ये संयोजन अभिक्रिया भी है, क्योंकि दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे, तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है। बोलो है कि नहीं है? है ना संयोजन अभिक्रिया? तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है बाबू मेरे। बात के इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई? बस सीधी सी बात।
साथ ही साथ इसको जलाते हैं हम लोग, इसको जलाते हैं मेरे दोस्त, जब कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं हम इसको, तो यहां से भी क्या मिलता है, काफी सारा उष्मा मिलता है ना। तो यहां भी हम लोग कह देंगे ये भी उष्मा क्षेपी जो है ना अभिक्रिया है। क्या है मेरे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर बहुत जरूरी चीज है वो श्वसन। जब श्वसन होता है बाबू मेरे, श्वसन होता है तो श्वसन के दौरान क्या होता है आप बताओ, यानी C6H12O6 श्वसन के दौरान बाबू मेरे होता क्या है आखिर, तो गुरु C6H12O6 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको तोड़ते हैं तो अपने को क्या मिलता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हाँ गुरुजी मिलता है, जल मिलता है, उष्मा मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CO2 मिलता है गुरुजी, जल मिलेगा गुरुजी, और यहाँ पे साथ ही साथ क्या मिलेगा, उष्मा बोले तो ATP आप कह दो या उष्मा कह दो, ऊर्जा ही तो है, उष्मा मिलता है ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया ही है, याद रखना, ये भी याद रखना। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना मेरे दोस्त, कि आप जो है ना जब हरे शाक सब्जी का विघटित होना, यहां पर मैं लिख देता हूं कि हरे शाक सब्जी का क्या होना, सब्जी का विघटन, ये भी क्या है, ये भी जो है ना उष्मा क्षेपी। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये जरूरी है आपको इसको ध्यान से देखना। तो ये क्या है बाबू मेरे, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ओके ना, बात क्लियर। तो ये उष्मा क्षेपी है, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में पूछे, तो जहां से उष्मा निकलेगा उष्मा क्षेपी होगा। तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे, अभी हम लोग देख रहे थे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एकल उत्पाद बनाएंगे, हो गया खेला, बात क्लियर ना। अब चलो, अब साथ ही साथ बाबू मेरे एक और चीज आ जाता है इसके बीच में, एक और एग्जाम्पल हम इसका दे देते हैं, हालांकि वो भी एग्जाम में पूछा गया, हाँ वो भी एग्जाम में पूछा गया बाबू मेरे, इसको भी आप लिख लो। यहां पे प्रश्न बाबू मेरे आपका जो है प्राकृतिक गैस का जलना, आपसे कह देगा बाबू मेरे प्राकृतिक गैस जो है ना उसका जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये भी बाबू मेरे क्या है, उष्मा क्षेपी है। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस कौन होता है, मीथेन, मान लो मीथेन होता है ना। तो प्राकृतिक गैस में मेरे अगर आप देखोगे CH4, इसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो मेरे दोस्त यहां से भी उष्मा निकलेगी, यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल निकलेगा और उष्मा निकलेगी, बताओ होगा ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसको कंप्लीट कर लो, है ना। ये यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यहां से भी क्या निकलेगा, जल निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा, बोलो निकलेगा ना। तो ये भी खेला होता है, धीरे धीरे ये भी आप लोग देखते चलना, समझते चलना, बाकी सब क्लियर है, ओके ना। एनसीईआरटी में संयोजन इसके अलावा और कुछ दिया है क्या, एनसीईआरटी में नहीं दिया ना। हाँ एक और चीज मैं यहीं पे बता देता हूं, लगे हाथ ये भी जान लो आप, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया ही है। ये जो अभिक्रिया हमने यहाँ पर अभी बताया है इसको जरा ध्यान से देखना, हालांकि चूने का हमने दिया है लास्ट में, बट कोई नहीं, यहीं पे समझ लो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमने देखा, जरा गौर फरमाइएगा, हमने ये अभिक्रिया हमने लिखी थी, हमने कहा था कि ये जो है बुझा हुआ, ये बिन बुझा चूना जो है जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाबू मेरे क्या है, ये बनाता है। हमने अभिक्रिया संतुलित नहीं रखा है, आप संतुलित करना, ठीक है ना। तो ये हम बता रहे हैं कि आखिर दीवारों पे जब इसकी पुताई करते हैं हम लोग, जब चूने के पानी का जब दीवारें पर पुताई करता है, दीवारें पे सफेदी क्यों आती है, हाँ आखिर दीवारें चमकने क्यों लगती है, ठीक है। तो आखिर चूने के पानी को जब हम पुताई करते हैं दीवारों पे, आखिर वो चमकता क्यों, ये हमको देखना है। तो इसको कहते हैं हम चूने के पानी का टेस्ट, क्या कहते हैं हम लोग इसको, चूने के पानी का टेस्ट। तो इसको समझते हैं जरा ध्यान से। अब चूने के पानी का टेस्ट में क्या होता है बाबू, कि ये तो हो गया बिन बुझा, ये बिन बुझा चूना, ये होगा बुझा हुआ चूना। अब यहां पर जैसे ही बुझा हुआ चूना में हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, हम लोग जैसे ही बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड बाबू मेरे हम लोग प्रवाहित करते हैं,
तो होता क्या है, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और प्लस मेरे यहां पर जल जो है ना वो निकल जाता है, गैस बन के इवेपोरेट हो जाता है। बात क्लियर है? तो जैसे मेरे दोस्त इसमें हम लोग क्या करते हैं, नहीं सॉरी ये लिक्विड, ये गैस नहीं बनेगा, यही रहेगा ये। जैसे इसमें चूने का पानी हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है मेरे दोस्त, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये क्या होता है, ये एक सफेद अवक्षेप होता है। सफेद क्या होता है, ये अवक्षेप होता है, इसका निर्माण होता है। और ये जल में क्या होता है, ये अघुलनशील होता है। क्या होता है ये अघुलनशील हो, यानी जल में ये घुलेगा नहीं, ये अवक्षेप है। अब जल में बाबू मेरे ये घुलेगा नहीं। तो आप कहोगे ठीक है, तो इसका दीवारों की सफेदी में क्या काम है? तो मैं आपको बताऊं कि जैसे बाबू मेरे इसकी पुताई जब हम लोग करते हैं दीवारों पे, उस दिन चमक नहीं आती है। आती है क्या? उस दिन चमक बिल्कुल ही नहीं आती है। तो फिर गुरुजी चमक कब आती है? तो 2-3 दिन बीतने के बाद जो है ना वो लाइट उठाता है, वो चमक उठाता है। आज आप देखोगे कि अरे वाह इतना चमकदार कैसे हो गया भाई, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के चलते। अंडे का परत देखो, अंडे का कवच वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का जो कवच होता है मेरे दोस्त, है ना, अंडे का कवच मैं यहां पर लिख देता हूं, अंडे का कवच कितना अच्छा और कितना चमकदार होता है। देखते हो ना अंडे का कवच कितना चमकदार होता है। तो अंडे का कवच बाबू मेरे किसका बना होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जैसे ही ये पानी, दूधिया पानी यानी चूने का पानी का जो टेस्ट हो रहा है, चूने का पानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? सफेद अवक्षेप होता है, जिसके कारण से दीवारों पे सफेदी आती है। बात क्लियर ना? लेकिन एक और काम इसके साथ होता है मेरे दोस्त, कि जब इसमें और अधिक मात्रा में जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इसमें और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना शुरू करते हैं, तो ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन आवश्यकता अनुसार हमको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, तो जाके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और हमारे दीवारों पे क्या आएगी? सफेदी आएगी। ओके ना? क्लियर? तो दीवारों पे सफेदी किसके कारण से आती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से। साथ ही साथ मैं यहां पर आपको यह भी बताते चलूं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना महोदय, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बाबू मेरे केवल आपका ये चूने के पानी के टेस्ट के दौरान प्राप्त हुआ ही ये ही नहीं है केवल, इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बाबू मेरे संगमरमर का भी सूत्र है। किसका? ये संगमरमर का भी यही सूत्र है। ओके ना? खड़िया का भी यही सूत्र है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चौक कहते हैं। ठीक ना? ये खड़िया का भी बाबू मेरे यही सूत्र है, यानी कहने का मतलब ये संगमरमर का भी सूत्र है, खड़िया का भी सूत्र है। बात क्लियर ना? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इतनी सी बातें समझ में आ गई? बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्लियर ना? तो ये हो गया आपके चूने के पानी का टेस्ट। तो हम लोग अभी कहां थे? तो अभी हम लोग थे कहां? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम लोग देख रहे थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान हमने देखा था कि जहां से ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी हम लोग कहते हैं। और उसमें हमने देखा था कि बिन बुझा चूना जो है, हम लोग जब उसमें पानी डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारा मात्रा में क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है मेरे यहाँ से? बहुत सारी मात्रा में क्या निकलता है? यहाँ से ऊष्मा निकलता है। और ऊष्मा जब निकलता है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? ऊष्माक्षेपी कह देते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि श्वसन के दौरान जब ग्लूकोज का विघटन होता है, जब ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है। किसके दौरान मेरे दोस्त? बताओ जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पर विघटन होता है किसके दौरान? किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। तो यहां से भी ऊष्मा निकलता है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मेरे दोस्त ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है?
ठीक ना। क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है? तो आप कहोगे हाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है ना संयोजन अभिक्रिया होती है, लेकिन ये संयोजन नहीं है, ये संयोजन नहीं है, ये संयोजन बाबू मेरे, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। ये क्या है? ये अपचयन उपचयन अभिक्रिया है, ठीक ना। तो आगे बढ़े आप, इतनी सारी चीजें हम लोग ने देख ली। अब बढ़ते हैं, अब बाबू यहां पर आता है वियोजन अभिक्रिया। क्या बाबू? वियोजन अभिक्रिया। अब इस वियोजन अभिक्रिया को जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक। वियोजन अभिक्रिया में क्या है बाबू मेरे कि एकल उत्पाद टूटेगा। अब प्रेमी का जो जोड़ा है अब वो टूटेगा और टूट के दो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब वियोजन अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिएगा। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि आप जो है ना एकल अभिकारक जो है ना वो दो या दो से अधिक उत्पाद जो है ना क्या करते हैं? देते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद बाबू मेरे देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बाबू मेरे? हम लोग इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। बात क्लियर ना? अब समझो, वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब, जैसे मान लो मेरे दोस्त, आगे बढ़े, इस पे बढ़ते हैं। कैसे हम लोग पढ़े थे? यहाँ 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 इसके नीचे आते हैं हम लोग। वियोजन अभिक्रिया यहां लिखिए, वियोजन। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना होता है, टूट जाए, बिखर जाए, टूट जाए, बिखर जाए, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया कि एकल अभिकारक जो है ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद दे, तो ये क्या हो गया? ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया बाबू मेरे? यह एक वियोजन अभिक्रिया होगा। एक सबसे बड़ी बात है, मैं सबसे आसान एग्जांपल देता हूं आपको, कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को बाबू मेरे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को यानी CaCO3 को जब हम लोग गर्म करेंगे ना बाबू, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? ये टूट जाएगा। देखना जरा ध्यान से, गौर फरमाना कि क्या बाबू मेरे, यहां पर हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया, ये डेल्टा का साइन है, जब हमने गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। यानी यहां पर एकल अभिकारक है, टूट के दो उत्पाद दे दिया। तो कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया मेरे? वियोजन अभिक्रिया। लेकिन 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 जरा ध्यान से सुनिएगा, वियोजन अभिक्रिया में क्या ऊष्मा हम लोग दे रहे हैं? दे रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल दे रहे हैं, काहे नहीं दे रहे हैं, एकदम दे। तो हम इसको ऊष्मा शोषी कह सकते हैं क्या? बताइए, हम इसको ऊष्मा शोषी कह सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं गुरुजी। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू मेरे? यहां पर इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। बोलो, हो रहा है। ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तब अब क्रिया घटित हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी नहीं कहेंगे। बोलो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है? होती है? क्या नहीं होती है? होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी होती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। बात क्लियर ना? इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। अब सुनिए, ये वियोजन अभिक्रिया भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया बाबू मेरे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ये पहला जो है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। दूसरा जो है बाबू मेरे प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन यहां पर लिख लो आप। इसको अपघटन भी कहते हैं हम लोग, याद रखना। हाँ, कहेंगे अपघटन आपको मिलेगा तो अब घबराना मत, ये अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको।
और यहां पर आओ मेरे तीसरा जो है वो है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, बात क्लियर ना। तो इतने सारे बाबू मेरे आपको वियोजन अभिक्रिया देखने को मिलेंगे, यानी वियोजन होगा लेकिन किसी ना किसी के मदद से होगा, किसी ना किसी के मदद से होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ऊष्मीय वियोजन के बारे में, ऊष्मीय वियोजन का एग्जांपल आपने यहां पर देख लिया ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो कि फेरस सल्फेट की अगर हम लोग बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर बाबू मैंने मान लो कि FeSO4, इसको संतुलित आप लोग करना, इसको संतुलित आप लोग करना, संतुलित करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक ना। अगर मान लो बाबू मेरे यहां पर ये करते हैं तो Fe2O3, इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो यहां पर Fe2O3 बनेगा और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगा। इस अभिक्रिया को याद रखना। अरे यार इसको ऐसे लिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अगले पेज पे आ जाएगा, अगले पेज पे आते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जा बाबू, यहां से इसको हटाते हैं, यहां आ जा। यहां पर बाबू मेरे क्या क्या लिखोगे, यहां पर ऊष्मीय वियोजन पहले लिख दो, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ओके ना बाबू। अब ये ऊष्मीय वियोजन में आप देखना जिसमें ऊष्मा लगता है, तो जैसे मैंने आपको एक तो बताया था हमने कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया था मेरे, हमने गर्म किया था, तो साथ में क्या बना था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना यहां से रिलीज हुआ था, बात खत्म। ये पहला एग्जांपल ये हो गया था। दूसरा हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ये देख रहे थे कि फेरस सल्फेट की अगर हम लोग बात करें FeSO4, इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो Fe2O3 के साथ बाबू मेरे सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बाबू मेरे दोनों गैसेज यहां से निकलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम में बाबू मेरे पूछा गया, इसको अच्छे तरीके से आप याद रखना, इसको भूलना तो बिल्कुल ही मत, भूलना मतलब गुनाह है। यह प्रश्न पूछा गया था कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो ये दोनों गैस प्राप्त होता है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये VBI मैं यहां पर लिख देता हूं अभी, ठीक है ना। VBI का प्रकरण शुरू है तो VBI लिख दो। तो इसको आप अच्छे तरीके से बाबू मेरे याद रखना कि यहां पर ये कौन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर, कोई कष्ट नहीं ना। तो ये क्या है, ये ऊष्मीय यानी इसमें ऊष्मा लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है बाबू मेरे, इसमें ऊष्मा लग रहा है, बात क्लियर ना। अब दूसरा अगर बात करें हम लोग, दूसरा बाबू अगर हम लोग बात करें तो इसमें महोदय आते हैं, दूसरा नंबर में आते हैं यहां पर विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन बस साधारण सा है कि जिस अभिक्रिया में क्या हो, वियोजन के लिए विद्युत का इस्तेमाल हो, यानी वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें क्या विद्युत का इस्तेमाल हो, यानी विद्युत क्या है मेरे दोस्त, इस्तेमाल होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि पानी में हमने क्या किया मेरे दोस्त, हमने विद्युत प्रवाहित किया, यानी जल में हमने क्या किया मेरे दोस्त, हमने जल में विद्युत प्रवाहित किया, यानी जल में हमने क्या किया, H2O में हमने क्या किया, यहां पर विद्युत डाला, तो यहां से निकलेगा हाइड्रोजन और यहां से निकलेगा ऑक्सीजन। ये क्या है, ये विद्युत वियोजन का उदाहरण है। क्या है बाबू मेरे, ये विद्युत वियोजन का उदाहरण है, यहां से विद्युत वियोजन होता है, बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये होता है आपका विद्युत वियोजन। और साथ ही साथ अगर देखा जाए बाबू, जरा गौर फरमाइएगा, इन महोदय को थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, ठीक है, ठीक है ना, विद्युत वियोजन। अब जरा गौर फरमाइएगा बाबू, अब आते हैं महोदय प्रकाश वियोजन। क्या आते हैं बाबू मेरे, यहीं पे लिख दो तीसरा नंबर, प्रकाश वियोजन, यानी वैसा वियोजन जिसमें क्या हो, बताओ जल्दी से, जिसमें प्रकाश लगता हो। क्या लगता हो मेरे दोस्त, प्रकाश का इस्तेमाल होता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
प्रकाश वियोजन यानी प्रकाशीय वियोजन कह सकते हो, अभी प्रकाश वियोजन कहो या प्रकाशीय वियोजन कहो। बात क्लियर? अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि आपने श्याम श्वेत फोटोग्राफी का नाम आपने सुना होगा, उसके लिए दो समीकरण जो है ना आपने देखा होगा कि अगर सिल्वर क्लोराइड पे अगर प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बाबू मेरे कि अगर सिल्वर क्लोराइड को, है ना, अगर मान लो कि AgCl को अगर हम लोग क्या करते हैं बाबू मेरे, प्रकाश देते हैं यानी धूप में रखते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, Ag महोदय अलग यानी सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन बाबू मेरे अलग हो जाएगा। एक और होता है मेरे दोस्त, यानी सिल्वर ब्रोमाइड की बात हो रही है, ये दोनों अभिक्रिया याद रखना, ये दोनों अभिक्रिया पूछा जाता है, ठीक है। यहां से सिल्वर क्लोराइड, यहां से सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें भी मेरे दोस्त क्या है ना प्रकाश देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, Ag महोदय अलग हो जाएंगे और साथ ही साथ यहां से ब्रोमाइड महोदय भी अलग हो जाएंगे यानी Br2 हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल कहां होता है बाबू बताओ? इन दोनों का इस्तेमाल जो है ना यहां पर होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। बोलो होता है ना? बिल्कुल होता है। कोई गल, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं ना, बस सिंपल सी बात। ओके, तो प्रकाशीय वियोजन भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके बाबू मेरे, चलो बहुत बढ़िया। तो प्रकाशीय वियोजन समझ में आ गई। अब अपन को वापस लौट के जाना है, ठीक है ना। कहां लौटना है अपने को? यहां लौटना है कि हमने संयोजन अभिक्रिया देख लिया, हमने वियोजन अभिक्रिया देख लिया। अब यहां पर देखना विस्थापन अभिक्रिया। अपने को क्या देखना? विस्थापन अभिक्रिया देखना है। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, जरा ध्यान से और प्यार से सुनना कि इसमें क्या होता है बाबू मेरे, इससे बहुत ही अच्छा जो है ना वो होता है विस्थापन। कहने का मतलब एक को छोड़ के दूसरे के साथ जुड़ गए। जैसे मान लो मेरे दोस्त कि यहां पर AB है और प्लस यहां पे क्या है, C है, तो यहां पे प्रोडक्ट अब क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। यानी A प्लस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। हो गया ना? क्योंकि मेरे दोस्त विस्थापन में क्या हुआ, एक जो है ना यानी एकल, ये अभिकारक में क्या होता है, एक उत्पाद से, सॉरी मैंने गलती अभिकारक में क्या होता है मेरे दोस्त कि अभिकारक में जब एक तत्व से दूसरे तत्व में परमाणुओं का क्या होता है मेरे दोस्त, स्थानांतरण हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। इस तत्व में से, सॉरी इस तत्व में से, तत्व नहीं कहेंगे मेरे दोस्त, इसको यौगिक कहेंगे, ठीक है ना, तत्व नहीं कहेंगे। इस यौगिक में से परमाणुओं का क्या होता है, दूसरे यौगिक के साथ विस्थापन हो जाता है। लेकिन इसमें भी बाबू मेरे क्या है ना, इसमें भी बाबू मेरे क्या है ना कि एक घालमेल है। आपको वो घालमेल क्या है, तो इसमें जो ना अभिक्रियाशीलता के अनुसार काम होगा। अब क्रियाशीलता के अनुसार बाबू मेरे क्या होगा, काम होगा। जैसे इसमें अगर हम कहें अभिक्रियाशीलता की जब बात आ गई तो यहां पर जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा सब लोग मिल करके। जैसे मान लो मेरे दोस्त एक एग्जांपल हम लेते हैं, फिर आ जाओ यहां पर। कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर आ जाओ, विस्थापन के साथ आ जाओ। विस्थापन को यहां पे समझना। अब बाबू मेरे क्या है यहां पर, विस्थापन। इसमें क्या है मेरे दोस्त, विस्थापन में क्या होता है कि इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो है ना कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। फिर से मैं बोल दूं, इस विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों से उसके यौगिक, फिर से सुन लो, कम अभिक्रियाशील तत्व जो है, सॉरी अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये हुई बात, ठीक है ना। इसको याद रखना आप। अब यहां पे देखो ये हो गया, ये जो है ना ये होता है आपका विस्थापन। जैसे मान लो, सब लोग यहां पे गौर फरमाइएगा, सब लोग देखिएगा
कि भाई मेरे यहां पे क्या है, लोहा है, क्या यहां पर लोहा है। साथ ही साथ यहां पर अगर मान लो कि कॉपर सल्फेट का यहां पर क्या है, विलयन है, तो यहां पर क्या बनने वाला है मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से सब लोग मिलकर। यानी कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, लोहा है ना। कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, लोहा है ना। तो लोहा मारेगा इसको लात, कहेगा तू बाहर निकल, हमको इसके साथ चिपकना है। तो अभी भैया मेरे कम अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है, तो कॉपर महोदय जो ना अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हम लोग देखेंगे उसको कि कम अभिक्रियाशील कौन है, ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, अभिक्रियाशीलता श्रेणी मैंने इसमें डाल रखा है, किधर है महोदय जी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। अच्छा इसमें महोदय नहीं है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा वो धातु अधातु में पढ़ना है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी धातु अधातु में पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ नहीं है, चलो कोई नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि बाबू मेरे कि कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो ना मारेगा, बाहर निकालेगा और खुद जाके उसके साथ चिपक जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा बताओ, Fe, बताओ जल्दी से फटाफट, FeSO4 क्या बनेगा बाबू मेरे, और साथ में कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखो तो यहाँ पर विस्थापन हुआ है ना, अरे विस्थापन हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ। तो ये कम अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक ना, ये कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। और ये क्या है मेरे दोस्त, ये अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील। ओके, अगर वीडियो आप यहां तक देखते देखते आ गए हो तो चैनल को बाबू मेरे सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास। आज पहला क्लास है, ठीक है, इसलिए आप लोग सबके पास जो है ना ये वीडियो जरूर पहुंचाना। ओके, तो चलिए अब बाबू मेरे ये आपका क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, क्या हो गया, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन एक प्रश्न बाबू मेरे पूछा जाता है यहां से, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, यानी इसका रंग कैसा होता है। तो इसका रंग बाबू मेरे कैसा होता है, नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग बाबू मेरे कैसा होता है, हरा होता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी फेरस सल्फेट का रंग कैसा होगा, हरा होगा, इसका ये कॉपर सल्फेट का कैसा होगा, नीला होगा। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ एक और अगर देखा जाए अभिक्रिया इसका, तो बाबू अगर आप देखोगे तो जिंक जो है और कॉपर सल्फेट का यहां पर विलयन है, इसमें से फिर ये भी मारेगा लात, निकाल देगा बाहर, यानी यहां पर आपका बन जाएगा ZnSO4, ठीक ना, और प्लस क्या, कॉपर। यानी यहां से भी भैया हमारे कॉपर को बेदखल कर दिया गया, इसको छोड़ा ही नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं से। बात क्लियर ना, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये रहा मेरे दोस्त अपना विस्थापन अभिक्रिया। सेम इसी तरह से अपने पास अब आ जाता है कौन, द्विविस्थापन। कौन सा मेरे दोस्त, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा आ जाता है, द्विविस्थापन आ जाता है। जरा ध्यान से और गौर फरमाना। अब द्विविस्थापन में क्या है कि मान लो कि दो यौगिक है ना, दो यौगिक है। अब इन दोनों यौगिकों से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, दोनों यौगिकों से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। यानी यहां पर जो है, यहां पर बन जाएगा, ये AC के साथ चला जाएगा और ये BD हो जाएगा। बात क्लियर, ये AC हो जाएगा और ये BD, यानी एक्सचेंज हुआ, यानी इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर, यानी दो बार स्थानांतरण हो रहा है। कितने बार, दो बार स्थानांतरण हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन, यानी दो बार स्थानांतरण बाबू मेरे यहां पर हो रहा है। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आ जाओ, आओ 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 राजा बाबू आओ। द्विविस्थापन में आप देखना, हाँ क्या देखोगे, द्विविस्थापन गुरुजी देखेंगे, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन देखो। द्विविस्थापन का मतलब क्या, दो, विस्थापन का मतलब विस्थापित होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सीधी सी बात है।
द्वि का मतलब दो, विस्थापन का मतलब विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, द्विविस्थापन हो गया। इसके लिए एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है मेरे दोस्त, कि यहां पर सोडियम सल्फेट है, आप इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट का सूत्र बताना जरा, Na2SO4 है, Na2SO4 होता है कि Na2SO4, एक मिनट रुक जा, एनसीईआरटी विस्थापन SO4 होता है ना, सोडियम सल्फेट SO4 होता है, सल्फेट का मतलब भी 4 होता है, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट और साथ ही साथ मेरे दोस्त बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड, यानी यहां से प्लस करते हैं बेरियम क्लोराइड। अब बताओ यहां पर क्या बनने वाला है, बताओ क्या बनने वाला है, आप सबको पता है क्या बनने वाला है। अब दोनों में भैया हमारे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा। याद रखना ये मेरे दोस्त जो है ना, ये रेडिकल है, ये एक साथ ही रहेगा, जब टूटेगा तो केवल ये अलग होगा, ये सल्फेट एक साथ रहेगा, यहां से बेरियम अलग होगा, क्लोराइड अलग होगा, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे अब मेरे एक्सचेंज होगा सोडियम का बेरियम का, इन्हीं दोनों का मेरे दोस्त क्या होगा, यहां से एक्सचेंज होने वाला है। तो अब यहां से जो बनने वाला है, यहां से बनने वाला है बेरियम सल्फेट बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनेगा। तो यहां पर आपने देखा, क्या देखा कि सोडियम जो है वो यहां आया और बेरियम यहां आया, इसके साथ में यानी दो बार यहां पर क्या हुआ है ना, यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, द्विविस्थापन हुआ, यानी यहां पर क्या हुआ, द्विविस्थापन, यानी दो बार विस्थापन होता है, क्या होता है यहां पर, दो बार विस्थापन होता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विविस्थापन कहेंगे। क्लियर, बोलो क्लियर, क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चलो जल्दी फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सब लोग करना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ फटाफट। साथ ही साथ अगर इसका रंग पूछेगा कि किस रंग का है ये, हाँ ये किस रंग का है, तो बता देना ये सफेद होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, ये अवक्षेप, रंग भी बाबू मेरे पूछा जाता है ना बार बार, ये सफेद अवक्षेप होता है, सफेद होता है रंग, जब इसका पूछेगा तो बता देना, ठीक है ना, इतनी सी बात क्लियर ना। तो ये सफेद अवक्षेप होता है, तो ये होता है अपना द्विविस्थापन, क्या होता है, द्विविस्थापन होता है। तो द्विविस्थापन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई गल नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैप्टर में आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना, अगले दिन फिर से हम उस डाउट को लेंगे, ठीक है ना। लाइव क्लास है, जब स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहना, ओके ना। चलो फिर अब हम लोग आते हैं मेरे दोस्त, देखना जरा ध्यान से, अब आते हैं हम लोग किस पे, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर स्लाइड से, यार हमको पढ़ाने का मन ही नहीं करता है स्लाइड से पढ़ाने का मन नहीं करता, हमको लिखने का मन करता है, ठीक है ना। चलो हालांकि स्लाइड हमने पूरा बना रखा है, देख रहे हो, लेकिन लिखने का मन कर रहा है, देख लो स्लाइड तो बना ही रखा है बट लिखने का मन कर रहा है, कोई नहीं, फिर भी यहां देखिए, अब हमें देखना है उपचयन और अपचयन। चलिए यहां पर समझते हैं, आइए आइए बच्चे, सब बच्चे आइए प्यार से। अब यहां पर हम लोग समझने वाले हैं बच्चे, क्या समझने वाले हैं गुरुजी, तो हम लोग समझने वाले हैं उपचयन और अपचयन, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं आपको पता है, एंड रिडक्शन। चलो इंग्लिश हम इसलिए लिखे आगे काम आएगा, ठीक है ना। देखना उपचयन अपचयन, यानी इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखना एक छोटा सा काम करना, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर उपचयन लिख देता हूं, यहां पर मैं अपचयन लिख देता हूं, यहां पे उपचयन लिख दिया मैंने, यहां पर अपचयन लिख दिया। देखो इसमें छोटा सा क्या है बाबू मेरे, मैं जो बता रहा हूं उसको समझना, ज्यादा दिमाग पे लोड मत लेना, प्यार से पढ़ो ध्यान से पढ़ो। जब अब मेरे ऑक्सीजन जुड़ेगा, हम यहां पर जोड़ लिख रहे हैं मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम लोग कहेंगे उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। जब यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो भी हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर उपचयन हो रहा है,
क्या कहेंगे हम लोग, उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर देखना, अगर ऑक्सीजन बाबू मेरे क्या होगा, हटेगा, माइनस में हटने के लिए लगा रहा हूं, यानी ऑक्सीजन यहां से हटता है तो अपचयन होगा। हाइड्रोजन जुड़ता है तो भी क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पर अपचयन होगा। क्लियर ना? तो ये उपचयन अपचयन वाला प्रॉब्लम बस यहां से सॉल्व हो जाएगा आपका। बस आपको ध्यान से देखना कि भाई ऑक्सीजन हट रहा है कि जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है कि जुड़ रहा है। जैसे अगर मान लो कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, गौर फरमाना जरा ध्यान से। एक एग्जाम्पल बाबू हम लोग लेते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जैसे मान लो कि कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर मान लो कि गर्म किया जाता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है गुरुजी हमको यहां से ऑक्सीजन बाबू मेरे जुड़ रहा है, किसके साथ, कॉपर के साथ। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ। तो गुरुजी हम इसको कहेंगे हम लोग, ऐसे कहो, इसको ऐसे कहोगे, इसको कहोगे उपचयन। किसका उपचयन, तो कॉपर का। किसका उपचयन हो रहा है, कॉपर का। देखो कंफ्यूजन में बच्चे रहते हैं, मैं उसका भी एग्जाम्पल बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, मैं उसका भी एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर का उपचयन हो रहा है। ओके ना? अब चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब बाबू मेरे कि एक कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो अपने को क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, तीर कभी सीधा खींचा जाए यार। यहां पर कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो अपने को मिल रहा है बाबू मेरे क्या, कॉपर प्लस जल मिल रहा है। ध्यान से सुनना, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो अपने को कॉपर मिल रहा है और जल मिल रहा है। अब यहां सोचने वाली बात है, सोचना जरा ध्यान से, गौर फरमाना। यहां कॉपर ऑक्साइड है, यहां पे कॉपर है, यानी कुल मिलाकर बात यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हट रहा है। तो क्या हो गया मेरे, ये अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन हो गया। लेकिन यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, पूछा जाएगा किसका अपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। यहां लिखना किसका अपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, कॉपर का नहीं हो रहा है, ना ना ना, कॉपर का नहीं, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। तो याद रखिएगा, तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है। ओके ना? तो अगर हम मान लो कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन, यानी उससे ऑक्सीजन हट रहा है, तो अपचयन हो गया। लेकिन साथ ही साथ अगर यहां पर एक और चीज ध्यान से देखोगे, आप गौर फरमाओगे, तो यहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है। यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ भी रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन का यहां पर उपचयन हो रहा है और यहां पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और ये दोनों काम एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, मतलब इसको हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग मिलाकर कह देंगे बाबू मेरे, यानी ये अभिक्रिया जो है आपका क्या है, ये अभिक्रिया आपका रेडॉक्स है। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी अपचयन उपचयन की अभिक्रिया जब एक ही अभिक्रिया में संपन्न हो, यानी जब उपचयन अपचयन एक ही अभिक्रिया में संपन्न हो तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स वाला मामला भी क्लियर। अब ये हम इंग्लिश लिखे थे, ये रेडॉक्स क्यों कहते हैं बाबू मेरे, तो देखो यहां पर गौर फरमाओ, रेड इसका, ऑक्स इसका, रेडक्शन ऑक्सीडेशन, कुल मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया, बात खत्म। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, बात क्लियर ना? तो ये क्या हो गया आपका, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो गया, उपचयन अपचयन भी हो गया, यहां से मामला क्लियर हो गया। ओके, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चल बाबू, बहुत खुशी की बात है, अब दिक्कत नहीं। अब एक चीज बस छोटा सा चीज समझ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर मामला सेट हो जाता है।
अब मेरे अपने लाइफ में आता है कि संचारण। अब उपचयन का दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में तो जानना जरूरी है ना। नोट्स आपको बाबू मेरे मिलेगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम बाबू मेरे सब्सक्राइब कर लेना जाके, उसका लिंक हम कमेंट में डाल देंगे, आप वहां से क्लिक करके जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो सुनो जरा ध्यान से, और जो व्हाट्सएप चलाते हैं व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप का भी चैनल जाके सब्सक्राइब आप कर लेना। ओके सुनिए, तो बाबू मेरे संचारण की बात करते हैं। संचारण का मतलब होता है भाई, क्या होता है, उपचयित हो जाना। उपचयित हो जाना, जब कोई धातु आर्द्रता या फिर नमी, जब कोई धातु की वस्तुएं जो है वो आर्द्रता या फिर नमी में या फिर अम्ल आदि के संपर्क में जब आते हैं तो उसकी ऊपरी परत जो है ना वो कमजोर होकर टूटकर झड़ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे हमने शुरू से बताया था कि लोहे पर जब जंग लगता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परतें जम जाती है। जब उसके ऊपर ऑक्साइड की परतें जम जाती है तो वो क्या होता है, कमजोर होते हैं, झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, हट जाते हैं, हम लोग हाथ से ऐसे उखाड़ देते हैं, उखड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। तो जैसे लोहे पर जंग लगना, क्या होता है मेरे दोस्त, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। नोट्स बाबू आपको मिलेगा, तो आप जो है उसको प्रिंट करवा लेना, बहुत ही प्यारा नोट्स मैंने बनाया है, उसी को पढ़ना, बाकी दुनिया की सारी चीजें छोड़ देना। मैं फिर बता रहा हूं, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा आप उसी को पढ़ोगे, ठीक है ना। बहुत ही प्यार से मैंने नोट्स बनाया है, पुराना नोट्स नहीं है, मैं फिर से बना रहा हूं उसको, दोबारा मैं बना रहा हूं, तो इसीलिए जो नोट्स आपको मिल रहा है तो बाबू मेरे उसको आप प्रिंट करवाना और प्यार से पढ़ना, ठीक है ना, उसी को पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको 490 का टारगेट लेके चलना है ना, 480 490 का, तो याद रखना उसी नोट्स को पढ़ना, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। हम है ना, बस भूल जाओ बाकी सारी चीजें, दुनिया जहान भूल जाओ भाई, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हो ना, बस ईमानदारी से उसी नोट्स को पढ़ो, उसी को पढ़ के बस आपको 490 लाना है ना, 490 आएगा, उससे कम का टारगेट हम लोग रखते ही नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। 450 से ऊपर, 490 से नीचे, यानी इसी का हम लोग इर्द गिर्द रहेंगे। तो ये लोहे पर जंग लगना बाबू मेरे क्या हो गया, एक प्रकार का संचारण ही है, आप संचारण कह सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये संचारण होता है। अब इसको कैसे कैसे हम लोग बचा सकते हैं, बचाने के बाबू मेरे कई सारे उपाय हैं, है ना, इसके बचाव के कई सारे उपाय हैं। बचाव में हम क्या कहेंगे, तो भाई जो भी धातु की वस्तु पर पेंट कर दो, क्या कर दो मेरे दोस्त, पेंट, पेंट लगाना, ठीक है ना। उसके बाद से ग्रीस लगाना, ग्रीस लगाना, वो लगाना, पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, या फिर उसके ऊपर जैसे यसद लेपन की हम लोग बात करेंगे, यसद लेपन, है ना, यसद ऐसे ना होता है, यसद लेपन, ठीक है। ये यसद लेपन बाबू मेरे क्या है ना कि यसद लेपन, अब आप पूछोगे तो जस्ता का परत चढ़ाना, जस्ता का परत चढ़ाना, धातु के उपकरण पे जस्ता का परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। एनोडीकरण क्या होता है, आपसे पूछा एनोडीकरण क्या होता है, ठीक है ना। तो एनोडीकरण भैया हमारे वही है कि एल्युमिनियम का क्या बोलते हैं, आपका एल्युमिनियम धातु है, उसके ऊपर एल्युमिनियम के ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा देना, जिससे अंदर वाला एल्युमिनियम क्या है मेरे दोस्त, वो बच जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एनोडीकरण कह देंगे। इतनी सी बातें समझ में आ गई ना। तो चलो, इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, हाँ, यसद लेपन को उसको एनोडीकरण ही कहते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। विद्युत लेपन कर देते हैं, जैसे क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं किसी के ऊपर, हाँ, किसी धातु के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं, निकल का परत चढ़ा देते हैं। ये सब किसके द्वारा होता है, ये विद्युत लेपन के थ्रू होता है। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग धातु को बचा सकते हैं संचारण से। ओके, तो ग्रीस लगाना, यसद लेपन करना, विद्युत लेपन करना, एनोडीकरण करना, ये तमाम तरह की चीजें बाबू मेरे संचारण से अपने को बचाता है। इतनी सी बातें क्लियर हो गई। अब सुनो, अब एक और आता है बाबू मेरे, एक आता है अपना विकृत गंधिता, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है।
क्या है अपना, विकृत गंधिता है। इसको समझना जरा ध्यान से और प्यार से कि ये क्या होता है। हम आमतौर पे हम लोगों ने देखा है कि जो तैलीय पदार्थ होता है, विकृत गंधिता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो तैलीय पदार्थ होता है वो वायु के संपर्क में आने के बाद वो उपचयित हो जाता है, और उपचयित होने के बाद उसके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। उसके गंध में विकृति आ गई, उसके स्वाद में विकृति आ गई, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, विकृत गंधिता कह देंगे। जैसे हम लोग अभी पकवान दीपावली में बना होगा, तैलीय पदार्थ है, पकवान बना होगा यार, तरुआ वगैरह जो भी है बना होगा, उसको आप बाहर रख दो, कुछ समय बाद आप एक दिन बाद अगर खाओ उसको, तो आपको क्या लगेगा, क्या पहले जैसा स्वाद लगेगा, बिल्कुल नहीं, उसका स्वाद बदल चुका होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं, यानी स्वाद में और उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। किसके कारण से, तो उपचयन के कारण से। तो आपसे कहा जाएगा बता विकृत गंधिता किसका उदाहरण है, तो एक उपचयन का, उपचयन का। क्लियर ना बाबू, बस इतनी सी बात है। ओके, अब इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन बाबू, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो है ना वो चिप्स के पैकेट में डाला जाता है, चिप्स के पैकेट में। किस लिए, विकृत गंधिता से बचने के लिए। या फिर आप इसको फ्रिज में डाल दो, फ्रिज में क्या होगा, उपचयन की प्रक्रिया जो है ना वो एकदम स्लो हो जाएगी, जिससे विकृत गंधिता नहीं होगा। क्या होगा, विकृत गंधिता नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम घट जाएगी, टेम्परेचर लो होगा, अभिक्रिया स्लो हो जाएगी, विकृत गंधिता नहीं होगा। इस प्रकार से हो सकता है। या फिर आप एयर टाइट जो बर्तन होता है उसमें आप रख दो, फिर भी विकृत गंधिता। तो ये सब क्या है, विकृत गंधिता के बचाव है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है बाबू मेरे कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जो क्या करता है, ये जो है ना ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देता है। किसका, जो भी पदार्थ अंदर रखा हुआ होता है, अब जब ऑक्सीजन से संपर्क ये तोड़ देगा तो फिर उपचयन होगा नहीं, उपचयन नहीं होगा तो फिर ये विकृत गंधिता होगा नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आप लोग इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कैसा लगा ये सेशन, एक क्लास में आपका चैप्टर खत्म किया, कैसा लगा ये सेशन आप थोड़ा सा एक बार बता देना जरूर, कमेंट बॉक्स में बताना, हम कमेंट आपका पढ़ेंगे। और शेयर जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नोट्स आपका टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। ओके ना, थैंक यू।